फ्रेंड्स, मेरा नाम सोनिया भारद्वाज है। मैं एचआर प्रोफेशनल हूँ और मेरा ये नया चैनल है जिसका नाम है सेन गणेशा प्रैक्टिकल एचआर एंड लॉ। सबसे पहले क्योंकि मेरा चैनल नया है, मैं आपको बहुत शॉर्ट में अपने बारे में कुछ बताना चाहूँगी, अपना परिचय देना चाहूँगी। मैंने एमए पॉलिटिकल साइंस से मेरठ यूनिवर्सिटी कैंपस से किया है और मैं गोल्ड मेडलिस्ट और टॉपर हूँ। एमए के बाद मैंने मास्टर ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन की पढ़ाई की, स्पेशलाइजेशन कोर्स किया एचआर का। उसके बाद मैंने एलएलबी की पढ़ाई की और पढ़ाई के साथ साथ मुझे लगभग 12 वर्षों का कॉरपोरेट सेक्टर का और इंडस्ट्रीज़ का काम करने का अनुभव है, जिसमें मैंने ऑटोमोबाइल सेक्टर, गारमेंट सेक्टर और लेदर वेयर और साथ ही साथ इंश्योरेंस सेक्टर में एचआर, एडमिनिस्ट्रेशन, आईआर और सोशल कंप्लायंस के फील्ड में मैंने काम किया है। तो फ्रेंड्स, मेरा जो चैनल है सेन गणेशा प्रैक्टिकल एचआर एंड लॉ, तो इस चैनल के माध्यम से हाँ, मैं एक बार और बताना चाहूँगी कि मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन भी रही हूँ। मैं हॉकी खेला करती थी और मैंने राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश की टीम की तरफ से भाग लिया था। मैं लेफ्ट आउट की प्लेस पर खेलती थी, मेरी 11 नंबर की टी शर्ट होती थी और चूँकि हमारी टीम फाइनल जीती थी तो उसमें उस दौरान मेरे को भी गोल्ड मेडल मिला था। तो चूँकि मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन रही हूँ तो मैं हमेशा इस जील को फॉलो करती हूँ, इस स्ट्रेंथ को फॉलो करती हूँ कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप हारे या जीते, लेकिन आपको मैच को खेलना चाहिए। अगर हम पार्टिसिपेट करेंगे, अगर हम हारते भी हैं तो हम अपनी कमियों को जानते हैं, फिर हम अपनी कमी को धीरे धीरे सुधारते हैं और एक ना एक दिन हम ज़रूर एक विनर बनते हैं और हम एक मैच को जीतते हैं। तो तभी हम अपनी मंजिल को पहुंच सकते हैं। तो मेरा जो ये चैनल है, तो मेरा उद्देश्य ये है कि मेरे को जो भी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, थोड़ा सा जो भी नॉलेज है एचआर के फील्ड का, और तो मैं उसको अपने सभी उन दोस्तों को शेयर करना चाहती हूँ। नो मैटर कि वो अगर एचआर के फील्ड में काम भी करते हैं या करना चाहते हैं या नहीं करते, क्योंकि एचआर का जो स्कोप है वो बहुत ही बड़ा है और कहीं ना कहीं काफ़ी लोगों की डे टू डे लाइफ में कभी ना कभी एचआर के किसी फंक्शंस से डील करने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो उसी श्रृंखला में आज हम बात करते हैं कि ईएसआई के लाभ क्या होते हैं। देखिए, मैंने अपने कल के वीडियो में बताया था कि ईएसआई क्या है, ईएसआई का अर्थ क्या होता है। तो मैंने बताया था कि ईएसआई जो है वो एक राज्य कर्मचारी बीमा स्कीम यानी योजना है और ये एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम एंड द एक्ट 1948 जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उसके बाद ये एक ऐसा पहला ऐसा कानून था जो संगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के सोशल सिक्योरिटी के लिए, उनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए किस तरह से मेडिकल सुविधाएं देकर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये एक्ट आज़ादी के बाद पहला इस तरह का पास हुआ था। तो हमारे जो ईएसआई है, ईएसआई क्या है? राज्य बीमा सुरक्षा योजना एक ऐसी स्कीम है जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार के श्रम मंत्रालय के द्वारा इस योजना को ऑपरेट किया जाता है। और ईएसआई कॉरपोरेशन है जो कि लॉ के अनुसार एक ऑटोनोमस बॉडी है और इस मिनिस्ट्री के अंदर ये ऑटोनोमस यानी स्वतंत्र बॉडी है। ये अपना इसके अलग अपने सेपरेट जो है वो रूल्स हैं, तो ये काम करती है। तो इसके अंदर पूरे देश में करीब जो है कुछ ईएसआई डिस्पेंसरी और कुछ ईएसआई अस्पताल हैं जो पूरे ही देश को कवर करते हैं। ठीक, तो दोस्तों, मैंने छोटा सा ब्यौरा दिया। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ईएसआई के क्या क्या लाभ होते हैं। अब जो काम करने वाले लोग होते हैं, वर्कर्स होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो जो ईएसआई के मेंबर होते हैं तो उनके दिमाग में और उनके फैमिली मेंबर्स जो डिपेंडेंट होते हैं तो उनके दिमाग में काफ़ी लोग तो जानते हैं, है ना। आजकल सब लोग ऑनलाइन जो है मोबाइल में ये सब देख लेते हैं, वही क्या लाभ है क्या नहीं है, लेकिन वो थोड़ा ऊपर ऊपर से जानते हैं। काफ़ी तो बहुत कुछ जानते हैं लेकिन कुछ थोड़ा ऊपर ऊपर से जानते हैं और जब उनको कोई दिक्कत आती है तो फिर उनको परेशानी होती है कि भाई क्या लाभ मिलता है। पता चला वो जितनी उनको सैलरी मिलती है उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं वो जल्दबाजी में और अपनी या अपने डिपेंडेंट की या आश्रित जन की बीमारी में वो बहुत मोटा पैसा खर्च कर देते हैं, फिर वो एक कर्जे में आ जाते हैं। उनको ये मालूम नहीं होता कि वो अगर ईएसआई के मेंबर हैं तो
ईएसआई काफ़ी इस तरह की सुविधा प्रदान करता है ताकि उनको एक बेहतर इलाज मिल सके, है ना, उनका हेल्थ कवर हो सके। तो उसी बारे में आपको हम छोटा सा इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देना चाहते हैं। बहुत सरल शब्दों में हम ये आपको जानकारी देंगे। सबसे पहला तो होता है चिकित्सा लाभ। देखिए, ईएसआई के द्वारा जो भी नामित व्यक्ति है उसको और उसके परिवार के सदस्य जो जो आश्रित जन है उनको जो है चिकित्सा का लाभ दिया, चिकित्सा हित का लाभ दिया जा सकता है। और ये चिकित्सा जो है जितने भी आपके ईएसआई डिस्पेंसरी हैं और ईएसआई हॉस्पिटल हैं और ईएसआई की पैनल में जो क्लिनिक और अस्पताल आते हैं उन सब के माध्यम से ये चिकित्सा लाभ ईएसआई मेंबर और उसके परिवार के सदस्यों को, डिपेंडेंट्स को दिया जाता है। और जितने भी अस्पताल हैं इनमें जो है सामान्यता और जितनी बड़ी बड़ी गंभीर बीमारियां होती हैं उनके इलाज की सुविधा होती है। और कुछ बड़ी सिटीज़ में तो विशेषज्ञ इलाज की सुविधा भी इनमें मौजूद है। लेकिन अगर कोई सीरियस बीमारी है और विशेषज्ञता इलाज की ज़रूरत पड़ती है तो उस केस में रेफरल के आधार पर जो है देश के नामी गिरामी अस्पताल जैसे एम्स है, सफदरजंग है, तो वहाँ पर रेफर किया जाता है। उस बेस पे जो है अति विशेषज्ञता इलाज यानी स्पेशलिस्ट इलाज, स्पेशल ट्रीटमेंट, तो वो भी उसकी सुविधा भी नामित व्यक्ति और उसके परिवार के जनों को मिलती है। ठीक है, लेकिन इस लाभ का फ़ायदा मतलब इसका लाभ उठाने के लिए नामित व्यक्ति को जो है कम से कम 78 दिनों का अंशदान होना चाहिए। आप इस चीज़ को ध्यान रखिए। ऐसा नहीं है मैं इसी महीने आ गया नौकरी करने और इसी महीने जो है मेरे को चिकित्सा लाभ चाहिए जी, नहीं। चाहे वो 2 कंट्रीब्यूशन पीरियड में, तो 6-6 महीने का 2 कंट्रीब्यूशन पीरियड होता है। एक होता है मार्च से लेके सितंबर तक, एक अक्टूबर से लेके होता है आपका एक अप्रैल से सितंबर तक और अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक। तो ये चाहे वो 2 कंट्रीब्यूशन पीरियड में हो लेकिन कम से कम 78 दिनों का इसमें अंशदान जरूरी होता है। तभी नामित व्यक्ति और उसके परिवार के सदस्य इस चिकित्सा लाभ का फायदा उठा सकते हैं। दूसरा है बीमारी लाभ। बीमारी लाभ, देखिए अगर नामित व्यक्ति यानी मेंबर जो ईएसआई का खुद है, कर्मचारी है, वो बीमार हो जाता है तो उसकी अगर वो छुट्टी पर रहता है तो अधिकतम 91 दिनों का जो है वो उसका जो बीमारी हित लाभ है वो ईएसआई प्रदान करती है। और बीमारी हित लाभ के दौरान क्या होता है, जैसे ही उसकी बीमारी जो है वो सर्टिफाइड हो जाती है तो उसके 7 दिनों के अंदर उसको ईएसआई को ये भुगतान करना होता है। और ये भुगतान जो है वो बीमारी हित लाभ की औसत दर के माप के हिसाब से किया जाता है। ठीक है, लेकिन चूंकि इसमें सर्टिफाइड डिसीज जब एक शब्द आ जाता है तो उसमें अलग अलग बीमारी होती है, जैसे टीबी है, इस तरह बीमारियों के उसमें अंदर एक कॉलम ओपन है इस सेक्शन में। तो इसके लिए कम से कम जो है वो 78 दिन, है ना, अगर बीमारी पे डिपेंड करता है। अगर टीबी है तो सपोज करिए उसमें और डेज होंगे, और अधिकतम 156 दिन और 2 साल की सर्विस होनी चाहिए, तभी इस बीमारी लाभ का जो फ़ायदा है वो नामित व्यक्ति को मिल सकता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है अलग अलग डिसीज़ में, तो इसलिए पहले बीमारी सर्टिफाइड होती है और उसके बाद ये हित लाभ दिया जाता है। और ये हित लाभ जो दिया जाता है वो कम से कम मजदूर या कर्मचारी की, नामित मजदूर या कर्मचारी की दैनिक वेतन के 50% से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमारा नेक्स्ट आता है मातृत्व लाभ। देखिए गर्भवती महिला को जो है मातृत्व लाभ प्रदान किया जाता है उसकी डिलीवरी के लिए 26 दिन जो हफ्ते होते हैं आगे। और यदि वो हो जाता है मिसकैरेज हो जाता है तो मिसकैरेज के केस में जो है वो 6 हफ्ते, अगर वो कमीशन्ड मदर है या दत्तक माँ है तो उसको 12 हफ्ते का जो है औसत दैनिक वेतन के हिसाब से 100% अमाउंट का भुगतान जो है ईएसआई के द्वारा किया जाता है। लेकिन इसके लिए कंडीशन ये है कि कम से कम 70 दिन का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, चाहे वो 2 कंट्रीब्यूशन पीरियड में हो
कम से कम 70 दिन का ईएसआई में कंट्रीब्यूशन संबंधित महिला का, जिसको ये बेनिफिट मैटरनिटी बेनिफिट अवेल करना है, तो उसको ये कंट्रीब्यूशन मिनिमम 70 डेज का होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है आपका निःशक्तता लाभ। देखिए, अगर नामित व्यक्ति के रोजगार के दौरान काम करते हुए, मतलब उसको टेम्परेरी डिसेबलमेंट यानी कि अस्थायी निःशक्तता या परमानेंट डिसेबलमेंट यानी कि परमानेंट स्थायी निःशक्तता हो जाती है, तो उस केस में ईएसआई उसको जब वो टेम्परेरीली डिसेबल होता है यानी कि अस्थायी निःशक्त होता है, तो उसको जब तक वह ठीक होता है, अन्यथा अगर वो मतलब स्थायी निःशक्तता यानी परमानेंट डिसेबलमेंट का शिकार हो जाता है, तो उसको जीवन भर के लिए ईएसआई इस कंडीशन में पेंशन का भुगतान करती है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका इसको बोलेंगे आप कि आश्रित जन लाभ। देखिए, अगर किसी भी नामित व्यक्ति की रोजगार के दौरान अगर मृत्यु हो जाती है, तो इस कंडीशन में ईएसआई उसके परिवार के सदस्य और डिपेंडेंट्स को जो है वो पेंशन का भुगतान करता है। और नामित व्यक्ति की मृत्यु के 3 माह के भीतर इस पेंशन का अमाउंट का भुगतान ईएसआई करता है, जो आगे नियमित जो है वो प्रति माह उसको प्रदान किया जाता है। लेकिन ये पेंशन जो है वो 3 भागों में होती है। पहला भाग तो जो नामित मृतक है उसकी कर्मचारी है उसकी पत्नी को मिलेगा, दूसरा भाग उसके बच्चों को मिलेगा। उसमें भी अलग अलग सब पोर्शन है, लेकिन बच्चों की उम्र 25 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए, केवल उन्हीं बच्चों को मिलेगा जिनकी आयु 25 साल है। लेकिन अगर उसकी बेटी है और वो अविवाहित है, तो जब तक वो विवाहित होगी तब तक उसको पेंशन की सुविधा दी जाएगी। और जो तीसरा भाग होता है वो नामित मृतक व्यक्ति की या कर्मचारी के माता पिता को मिलता है। तो ये होता है आश्रित जन लाभ। अगला हमारा आता है बेरोजगारी भत्ता। राजीव गांधी श्रम कल्याण योजना के द्वारा जो है ये एक ईएसआई में एडिशन हुआ था, तो इसके अनुसार बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाता है। लेकिन जिसके लिए एक सबसे महत्वपूर्ण कंडीशन ये है कि 3 साल जो है कंट्रीब्यूशन और 3 साल की वर्किंग जो है संबंधित ईएसआई मेंबर की होनी चाहिए। जब उसका 3 साल का कंट्रीब्यूशन है, कभी कभी अनैच्छिक कारण से या सडनली एक्सीडेंट की वजह से जब वो काम के बाहर होता है, उसको जो है वो टेम्परेरी डिसेबलमेंट या डिसेबलमेंट हो जाता है यानी शारीरिक निःशक्तता हो जाती है, तो उस केस में ईएसआई उसको 24 महीने का बेरोजगारी भत्ते का भुगतान करता है। ठीक है, अब अगला आता है आपका वृद्धावस्था चिकित्सा लाभ। देखिए, जो लोग अपने सेवानिवृत्त हो चुके हैं, जो ईएसआई मेंबर से पूरी अपना जो है कार्यकाल पूरा करने के बाद नौकरी से संगठित क्षेत्र में कार्य करके और उनका ईएसआई लगातार कट रहा होता है, वो सेवानिवृत्त जब होते हैं तो उसके पश्चात वो जो है रिटायरमेंट के बाद ईएसआई डिस्पेंसरीज और अस्पतालों में संबंधित अस्पताल में अपना जो है वो चिकित्सा हित का लाभ उठा सकते हैं। इसके बाद है शारीरिक पुनर्वास। देखिए, कार्य के दौरान अगर चोट लगती है और आप संबंधित कर्मचारी को जो है नामित व्यक्ति को डिसेबलमेंट हो जाता है, तो जब तक वो कृत्रिम अंग केंद्र में भर्ती रहता है, तो उस पूरे समय के लिए, उस पूरे पीरियड के लिए ईएसआई जो है वो अस्थायी निःशक्तता लाभ है ना, टेम्परेरी डिसेबलमेंट बेनिफिट जो है वो ईएसआई के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, फिर आता है आपका कहलाता है ये
प्रशिक्षण रोजगार। देखिए, अगर नामित व्यक्ति ट्रेनिंग या रोजगार के दौरान जो है वो अगर उसको टेम्परेरी डिसेबलमेंट या शारीरिक निष्क्रियता होती है तो उस केस में ईएसआई होता है अधिकतम जितना औसत उसका लागत आई हो या 123 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से उसको भत्ता जो है वो ईएसआई के द्वारा प्रदान किया जाता है जब तक उसकी वो चोट ठीक नहीं होती है। अब नेक्स्ट आता है हमारा प्रसूति लाभ। देखिए, नामित व्यक्ति की वाइफ या महिला जिसको कि किसी कारणवश से ईएसआई डिस्पेंसरी या अस्पतालों में प्रसूति चिकित्सा का लाभ नहीं मिल पाता है तो ऐसे केस में ईएसआई जो है 7,500 रुपये का एक एक अमाउंट फिक्स्ड है जो इस प्रसूति लाभ के रूप में दिया जाता है और ये 2 बार दिया जाता है, यानी कि 7,500 गुणा 2 = 15,000, यानी टोटल 15,000 रुपये प्रसूति लाभ के रूप में संबंधित नामित कर्मचारी को दिया जाता है जिसकी वाइफ की डिलीवरी जो है वो ड्यू टू सम रीज़न ईएसआई डिस्पेंसरी या ईएसआई हॉस्पिटल में नहीं हो पाती है। अब आता है आपका अंत्योष्टि लाभ, इसको फ्यूनरल एक्सपेंस भी बोलते हैं। यदि नामित कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो ईएसआई उसकी अंत्येष्टि का खर्चा उठाती है या अधिकतम 15,000 रुपये अंत्योष्टि लाभ जो है उसके अंतिम संस्कार के लिए ईएसआई के द्वारा संबंधित कर्मचारी को दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा है मैंने बहुत सिंपल शब्दों में, ताकि वो कर्मचारी और मजदूर जो ईएसआई के मेंबर हैं, तो मैंने ये सिंपल बहुत ही साधारण शब्दों में बताने की कोशिश की है कि ईएसआई यानी राज्य बीमा योजना के द्वारा उनको क्या क्या सुविधाएं, क्या क्या लाभ मिलते हैं। तो आपने देखा इसमें जो मिलने वाले लाभ हैं वो हेल्थ कवर है और मुफ्त चिकित्सा है और साथ में ही जो है वो पेंशन का लाभ है। अब फ्रेंड्स क्वेश्चन, अब मैं आपको एक बार फिर ब्रीफ में बता देती हूँ। चिकित्सा लाभ, बीमारी का लाभ, मातृत्व लाभ, निःशक्तता लाभ, है ना, आश्रित जन लाभ, बेरोजगारी भत्ता, वृद्धावस्था चिकित्सा लाभ, शारीरिक पुनर्वास, प्रशिक्षण रोजगार, प्रसूति लाभ और अंत्योष्टि लाभ। लेकिन आप प्लीज ये जानिए कि चिकित्सा लाभ के लिए कम से कम 70 दिन का कंट्रीब्यूशन, 78 दिन का कंट्रीब्यूशन जो है वो होना चाहिए। बीमारी लाभ के लिए क्योंकि सर्टिफाइड डिसीज होती हैं तो कम से कम 70 दिन या अधिकता आप कितना भी करें और 156 दिन, कुछ बीमारियों में 156 दिन और 2 वर्ष की सुविधा आपकी रेगुलर होनी चाहिए। साथ ही आपको बेरोजगारी भत्ते के लिए जो राजीव गांधी श्रम कल्याण योजना के अंतर्गत दिया जाता है तो इसके लिए 2 वर्ष की सर्विस जो है वो कंपलसरी होनी चाहिए। ठीक है, तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, जी हमने आपको बता दिया था ईएसआई के कौन मेंबर बनते हैं। हम अगर उस कंपनी में जाते हैं जहाँ पर ऑलरेडी एम्प्लॉयर के यहाँ ईएसआई इंश्योरेंस नंबर लिया हुआ है नियोक्ता ने, नहीं तो जहाँ पर 10 या उससे अधिक लोग काम कर रहे हैं जिनकी तनख्वाह 21,000 रुपये प्रति माह है। तनख्वाह मतलब टोटल रेट, ये नहीं है बेसिक हो या एचआर हो या नहीं, बेसिक एचआर प्लस कन्वींस प्लस अदर्स या जो भी कंपनी की एचआर पॉलिसी के हेड के हिसाब से है तो वो 21,000 रुपये महीना होती है। तो वो व्यक्ति जो है ईएसआई के मेंबर बनते हैं और इसका प्रक्रिया ये होती है, प्रति माह कर्मचारी का 0.75% और एम्प्लॉयर का जो है 3.25% जो है वो कंट्रीब्यूशन उसमें योगदान होता है। तो ये फंड जो है कंबाइंड चालान के रूप में ऑनलाइन ईएसआई पोर्टल में हम पहले एंट्रीज करते हैं, फिर वो चालान के माध्यम से ऑनलाइन डिपॉजिट होता है या डेसिग्नेटेड एसबीआई ब्रांच में जमा हो जाता है। फिर उसके बाद कर्मचारी को, नामित व्यक्ति को ये सारी सुविधाएं मिलती है। अब ये आप कहेंगे जी कर्मचारी के पास क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए, हमें कैसा पता लगे कि, या मान लीजिए ये सारे अस्पताल में कैसे पता लगेगा कर्मचारी कोई कौन है। यस, देखिए जब आप किसी नई कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो अगर आपकी तनख्वाह 21,000 रुपये है तो आपको उस संगठित क्षेत्र में अगर वो कंपनी है और उस एम्प्लॉयर का अपना ईएसआई इंश्योरेंस नंबर है तो आपको अगर 21,000 तनख्वाह प्रति माह मिलती है टोटल रेट, तो आपको ईएसआई का मेंबर बनना होता है।
जब आप ESI का मेंबर बनेंगे, जब आप वहाँ ज्वाइन करते हैं तो एक ESI फॉर्म 1 होता है, उसमें सारी डिटेल आपको देनी होती है। उसमें नॉमिनेशन भी देना होता है कि मेरे ये नॉमिनीज हैं। तो अगर पहले कहीं आपका ESI कटता है तो उसका ब्यौरा आप देंगे तो उसी इंश्योरेंस नंबर के माध्यम को आप आगे बढ़ा सकते हैं। नहीं तो अपनी फ्रेश डिटेल के माध्यम से उस एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी होती है कि वो आपको ESI कार्ड 10 दिन के अंदर आपको जो है वो ESI में की साइट में ऑनलाइन जा कर के आपको वहाँ पे रजिस्टर्ड करेगा, जिससे आपको एक जो है इंश्योरेंस नंबर मिलेगा और आपको एक ESI कार्ड दिया जाएगा जिसमें फैमिली फ़ोटो भी आप लगाएंगे अपना और अपने डिपेंडेंट्स का। और उस कार्ड को लेकर के आप जो डेजिग्नेटेड आपकी ESI डिस्पेंसरी या ESI अस्पताल है तो उस डेजिग्नेटेड ESI अस्पताल या डिस्पेंसरी में आप जाएंगे। अगर वहाँ से आपकी नहीं ठीक हो पाती है, कोई ऐसी बीमारी है, तो आपको आगे फिर रेफ़र किया जाएगा या फिर ESI के पैनल हॉस्पिटल में भी आप जा सकते हैं। अगर वहाँ भी लगता है किसी विशेषज्ञता की या स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है जो वहाँ अवेलेबल नहीं है, तो रेफरल के बेस पे जो है आपको या आपके डिपेंडेंट्स को जो देश के नामी हॉस्पिटल होते हैं जैसे एम्स है, सफदरजंग है, तो जो भी है तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से वहाँ पर संबंधित पेशेंट का इलाज किया जाता है। तो देखिए आपने काफ़ी मोटा मोटा जान लिया। मैंने अपने शॉर्ट वीडियो के माध्यम से ये बताने की कोशिश की है कि ESI आप ये समझिए कि जो भी हमारे कर्मचारी या मजदूर संगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं और वहाँ पर अगर नियोक्ता का यानी कि कंपनी का ESI नंबर है और आपकी तनख्वाह 21,000 है तो आप जो है ESI के मेंबर बनेंगे। आपको एक इंश्योरेंस नंबर अलॉट होगा और एक कार्ड मिलेगा जिसके माध्यम से आप इन सब बेनिफिट का लाभ उठा सकते हैं। लेकिन अब आपको ESI की हम एक साइट भी बता सकते हैं, उस साइट के माध्यम से भी आपको काफ़ी सूचना मिल सकती है। उसका नाम है www.esic.nic.in। तो इस वेबसाइट के माध्यम से भी आपको काफ़ी सुविधाएं जो आपको जाननी है, क्योंकि वहाँ मेंबर पोर्टल भी है, तो आप उसको जो है जानकारी ले सकते हैं। तो मेरा ये कहना है कि जितने भी कर्मचारियों के पास ESI कार्ड्स हैं और तो वो इन सुविधाओं का बेनिफिट लाभ उठाएं और थोड़ा सा अवेयरनेस रखें। थोड़ा सा देखिए, अगर हमें मेहनत तो करनी होती है अगर हमें कोई फैसिलिटी को अवेल करना है, बट डेफिनेटली आपको इससे काफ़ी लाभ मिलेगा, ऐसी मेरी सोच है। अगर मेरी वीडियो के माध्यम से आपको कोई जानकारी मिली और आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी तो जो भी मेरे फ्रेंड्स इस चैनल में नए हैं वो इसको सब्सक्राइब करें, नहीं तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू सो मच।